सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस शो डॉक्टरप्रेन्योर में। आज हम चर्चा कर रहे हैं रेडीनेस फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन और क्वालिटी इन हेल्थ केयर की। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर गिरधर ज्ञानी जी, और हमारे साथ डॉक्टर मदान हैं और प्रशांत टंडन हैं, जिन्होंने कि बताया कि किस तरीके से हम लोग तैयार हो रहे हैं इस टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए, लेकिन अभी हमें काफ़ी रास्ता तय करना है। अब इस भाग में हमारे साथ बहुत सारे डॉक्टर्स जुड़ते हैं पूरे देश से। डॉक्टर विवेक सबसे पहला सवाल पूछना चाहते हैं। डॉक्टर विवेक, आप अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल डॉक्टर मदान के लिए है। आई वुड लाइक टू आस्क डॉक्टर मदान दैट डिजिटल मेडिसिन की जो प्रैक्टिस है, इट हैज सीन अ सी चेंज इन द लास्ट 1 year with the corona things, kind of accelerating the whole process. अब इसमें कुछ specialties they are well suited for this kind of work, and also probably more of follow-up cases are also suited, but for subjects or for specialties which have some critical care component, or where the consequences of missed or underappreciated diagnosis can be catastrophic. So how do you think this is going to evolve as far as specialties like cardiology is concerned? डॉक्टर विवेक, आप इससे अच्छा सवाल नहीं पूछ सकते थे, बिकॉज इट्स अ क्रिटिकल केयर स्पेशलिटी दैट आई डील विद। सर्टनली कुछ स्पेशलिटीज़ ऐसी हैं जैसे डिजिटल पैथोलॉजी है, डिजिटल रेडियोलॉजी है, टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट डर्मेटोलॉजी है, जो कि पहले ही डिजिटल टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर चुकी हैं। यूएसए का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ पैथोलॉजी है कॉल्ड आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ पैथोलॉजी, जो कि एनकरेज करता है कि आप पेमेंट पे उनसे सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन ले सकते हैं। मणिपाल जो कि बहुत बड़ा प्लेयर है प्राइवेट सेक्टर में, उनका एक पूरा सेंटर है बेंगलोर में ऑन डिजिटल रेडियोलॉजी। बट डॉक्टर विवेक, यू आर वेरी राइट कि कुछ स्पेशलिटीज़ हैं जिसको कि हम अभी उतने रेडी नहीं हैं अडाप्ट करने के लिए। कार्डियोलॉजी इज़ वन ऑफ देम। हम जब MBBS स्टूडेंट होते थे तो हम एब्डोमेन को पेंडोरास बॉक्स कहते थे। अब कोई पेट का दर्द लेके आता है, वो साधारण गैस्ट्राइटिस से लेकर पैनक्रियाटिक कैंसर तक रेंज कर सकता है। ये चीज़ें जो हैं ये अभी तक डिजिटल टेक्नोलॉजी के द्वारा वी आर नॉट येट रेडी, बट ये एवोल्यूशन है। और हमारे कहने का मतलब खाली ये था कि कोविड ने ये एवोल्यूशन को थोड़ा हेसन कर दिया है। चिन्मय कुलकर्णी जी हमारे साथ जुड़े हैं। चिन्मय जी, आप पूछिए। मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये है कि अगर कॉम्प्लिकेशंस कुछ होते हैं, सो व्हाट आर दी गाइडलाइंस सेइंग अबाउट इट। मींस अगर मेडिसिन के कुछ साइड इफेक्ट्स वगैरह होते हैं, सो एंड सेकंड थिंग इज, अगर एक स्टेट में हम रजिस्टर्ड है एंड कोई पेशेंट दूसरे स्टेट से वगैरह हमें ये करता है, सो इज इट अलाउड to kind of do a consultation? Very interesting. गिरधर जी, आप हाँ इसमें मैं जस्ट जो गाइडलाइंस है मैं उन्हीं के बारे में, क्योंकि हम पे उनको समझने में काफ़ी टाइम लगाया था। सो टेली कंसल्टेशन में अब उसको फिजिकल कंसल्टेशन की तरह देखिए। अगर हॉस्पिटल गुड़गांव में है और पेशेंट मेरठ से आए, डॉक्टर से मिले और वापस चले गए, नाउ डॉक्टर ने तो अपनी कंसल्टेशन गुड़गांव में ही की है, पेशेंट भले ही दूसरी स्टेट से आए। डिजिटल में भी एज पर द गाइडलाइंस एंड लॉ आप अपनी स्टेट ज्यूरिसडिक्शन के अंडर ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। पेशेंट जहां से भी आपके पास आ रहे हैं, दैट डज नॉट मैटर फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। तो ये चीज़ भी डिफाइन कर दी गई है। तो आई जस्ट वांट टू गिव द कंफर्ट एंड अश्योरेंस की एज अ डॉक्टर, एज लॉन्ग एज यू आर प्रैक्टिसिंग अंडर द ज्यूरिसडिक्शन, जिस स्टेट में आप रजिस्टर्ड हैं, आप टेलीमेडिसिन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, कॉम्प्लिकेशंस को लेके उनका जो पहला सवाल था कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं टेली कंसल्टेशन के बाद, तो उसके ऊपर क्या लायबिलिटी है? देखिए, ऐसा है जैसे अभी हॉस्पिटल हमने बताया बार बार आपको कि कम्प्लेक्स है इस समय। हर एक स्पेशलिटी में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कंसल्टेंट होते हैं। तो एक जो है ना, ये आपस में रिव्यू करना और आपस में बातें करना, तो ये HOD की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कोई भी एक कंसल्टेशन आई तो वो पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है चाहे तो अपने कुलीग से वो बात करे। ये अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ कंसल्टेंट की इतनी शॉर्टेज है, स्पेशलिस्ट की मैं कहूँगा इस देश में, कि हर एक स्पेशलिस्ट इतना बिजी होता है कि वो जितना कर सकता है वो करता है।
अदरवाइज ये हमारे मेडिसिन में ये फार्मूला है शुरू का, पुराने ज़माने का, यू शुड हैव जॉइंट कंसल्टेशन अमॉन्ग ईच अदर। लेकिन वो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये हमारी कमी थी पॉलिसी की कि 2014 में 50,000 MBBS पास होते थे और सिर्फ 18,000 पोस्ट ग्रेजुएट सीटें हुआ करती थी। आज भी हमारे यहाँ 70,000 MBBS है, लेकिन 35,000 PG सीट्स हैं। तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। हमारे यहाँ स्पेशलिस्ट की कमी है, MBBS डॉक्टर्स की उतनी कमी नहीं है जितनी कि स्पेशलिस्ट की कमी है, और इसलिए ये समस्या आ रही है हमारे पास। डॉक्टर रजनीश शर्मा, आप पूछ सकते हैं। मेरा क्वेश्चन डॉक्टर हेमंत मदान से है, और मैं सर से ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे ये न्यू नॉर्मल पास्ट 1 ईयर में हम लोग देख रहे हैं, बहुत टेली कंसल्टेशंस जो पहले अलाउड नहीं थी, गाइडलाइंस आई, पेशेंट्स को रीड करने के लिए हमने टेली मेडिकेशन, वीडियो कंसल्टेशन ये सब किया, पर डेफिनेटली फिजिकल एग्जामिनेशन इज अ मेजर लिमिटेशन इन दिस। I would like to ask sir his experience, because I have definitely had certain problems like regarding medications which I can give, which I cannot give, because कुछ cardiac medications के already we know कि कुछ side effects आने हैं। उसके बाद वो patient कैसे react करेगा, what legal issues I would face and all that, everything is new because we have not faced this in earlier time. So sir का experience जानना चाहती हूँ in this past 1 year कैसा रहा। जी डॉक्टर, जी मैम। डॉक्टर रजनी, बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। एक्चुअली जो प्रशांत जी ने बोला उससे रिलेटेड है ये क्वेश्चन। हम लोग अभी तक एक फेज़ ऑफ एवोल्यूशन में हैं। हम लोग अभी तक इसमें पूरी तरह एक एंड पॉइंट पे नहीं पहुंचे हैं कि हम कितने क्वालिफाइड हैं, क्या हम दवाएं दे सकते हैं। मेरी प्रैक्टिस में जस्ट एज मैनी अदर कार्डियोलॉजिस्ट प्रैक्टिस, जो सबसे मेजर प्रॉब्लम होता है वो एक सिंपल एंटी हाइपरटेंसिव को प्रिस्क्राइब करने में होता है कि आपने बीपी की दवा दी, आपने एक डोज में शुरू करी, 2 दिन के बाद पेशेंट का फ़ोन आ जाता है, डॉक्टर साहब इससे तो कोई असर नहीं पड़ा। आपने डोज थोड़ी और बढ़ा दी, फिर फ़ोन आ जाता है, डॉक्टर साहब बीपी तो लो हो गया इससे। तो हमें थोड़ा सा लीगल जो है, एक किस्म से आई वोंट से लीगल बैकिंग, बट लीगल हैंड होल्डिंग की ज़रूरत पड़ेगी डेफिनेटली इन दिस फेज़, जबकि हम क्लियर नहीं है कि हम कितनी लिमिट तक जा सकते हैं। तो रजनी ने पूछा कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा था। कुल मिला के एक्सपीरियंस ठीक था, कुल मिला के ख़राब एक्सपीरियंस नहीं था। 1 या 2 बारी ऐसा हुआ कि हमने रिग्रेट किया कि ये शायद मुझे बुला लेना चाहिए था पेशेंट, बट वो साल ऐसा था कि पेशेंट कोई आने को नहीं तैयार था। हमारे कार्डियोलॉजी में मोस्ट ऑफ द पेशेंट आर एल्डरली, हमें भी डर लगता था उन्हें बुलाने में, उन्हें भी डर लगता था। और दूसरा लीगल इशू एक और ये बहुत जुड़ा हुआ था कि सपोज हमने एक पेशेंट को एडमिट किया और उसको हॉस्पिटल एक्वायर्ड कोविड हो गया, तो फिर क्या लीगल लायबिलिटी है। तो इसलिए अभी तक मतलब सारी चीज़ें फ्लक्स में है। वी आर स्टिल लर्निंग, बट वी आर लर्निंग फास्ट। सो आई वुड लाइक टू आस्क कि बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट फर्स्ट टाइम हमसे टेली कंसल्टेशन कर रहा है, बट देन पेशेंट हैज सम कंडीशन व्हिच नीड्स एग्जामिनेशन, तो बहुत मुश्किल हो जाता है पेशेंट को कन्विंस करना कि उनको हॉस्पिटल जाके एग्जामिन कराना है। दे आर आफ्टर यू कि नहीं, गिव सम मेडिसिन और द अदर, थोड़ा बहुत रिलीफ आ जाए। स्पेशली लास्ट 1 ईयर में तो पेशेंट बिल्कुल नहीं जाना चाहते कि हॉस्पिटल जाना है मुझे, तो वो आपको पीछे पड़े रहते हैं कि नहीं कुछ तो मेडिसिन दीजिए। आज मॉर्निंग में मेरे साथ हुआ, देयर वाज वन पेशेंट, मैंने उसको कहा कि कुछ आपको एग्जामिनेशन कराना है, तो पेशेंट इज लाइक नहीं, हॉस्पिटल बिल्कुल नहीं जाएंगे, आप हमें कोई भी मेडिसिन दे दीजिए। तो इस केस में मैं चाहती हूँ कि पेशेंट्स को भी थोड़ा अवेयर होना चाहिए कि हर चीज टेली कंसल्टेशन पे ट्रीट नहीं हो सकती है। सो दे ऑल्सो हैव टू बी अवेयर कि हमें कुछ चीजों के लिए हमें हॉस्पिटल जाके एग्जामिन कराना पड़ेगा, रिपोर्ट्स डॉक्टर को दिखानी पड़ेंगी, उसके बाद ही हम कुछ आगे कर पाएंगे। तो बहुत जगह हम एक लिमिटेशंस हो जाती हैं कि हम उसके आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। ये ठीक बात है कि इसी टेली कंसल्टेशन में वी कैन ओनली बी कंजर्वेटिव, और ये इस समय हमारे पास इसके बेटर ऑप्शन है नहीं। जब तक ये कोविड चलता रहेगा ये ऐसे ही चलता रहेगा। बट आई थिंक ओवरऑल, एज डॉक्टर मदान ऑल्सो सेड, आवर एक्सपीरियंस हैज़ बीन गुड, आई विल से रीजनेबली गुड, एंड वी आर लर्निंग फास्ट। डॉक्टर रजनी ने सवाल किया था कि हाउ इज़ इट चेंज प्रैक्टिस। एक डेफिनेट जो चेंज है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम एग्जामिनेशन को हो गया है। अभी पहले होता था स्टेथोस्कोप लगा के सांस ऊपर नीचे खांसी करके सांस लेना, अभी हम कहते हैं भैया एक्सरे करा के आ जाओ। अभी हम जो हैं थोड़े रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन में हम थोड़े रिलक्टेंट होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पेशेंट भी मास्क उतारने से डरता है, हमें भी खांसी करवाने मास्क उतार के
एग्जामिन करने से थोड़ा सा हेजिटेशन होता है। प्रोसेस है, धीरे धीरे सीख जाएंगे। जी। डॉक्टर सार्थक चक्रवर्ती, आप अपना सवाल पूछिए। मेरा बस एक ही सवाल है सर से कि जो टेलीमेडिसिन गाइडलाइंस है लास्ट ईयर, उसमें एक चीज जरूर मेंशन थी कि 3 साल के अंदर, इस गाइडलाइन के निकलने के 3 साल के अंदर डॉक्टर्स को एक कोर्स करना है, जिसके लिए ही वो उसके बाद एलिजिबल रहेंगे ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए। क्या ऐसा कोई कोर्स आने वाला है? जी, वैलिड सवाल है। और क्योंकि गाइडलाइंस में लिखा है कि एनएमसी की तरफ से 3 साल के अंदर एक कोर्स इंट्रोड्यूस होगा, जो कि फिर डॉक्टर्स को वो ब्रिज कोर्स या एक ऑनलाइन कोर्स करना होगा कि उनको गाइडलाइंस सारी समझ में आ गई हैं और उनको कंफर्ट है इन गाइडलाइंस से। तो अगर वो कोर्स नहीं आता तो मेरे गवर्नमेंट नीड्स टू डिफाइन कि क्या उसमें, बट मेरे हिसाब से वो कोर्स गाइडलाइंस के हिसाब से तो रिक्वायरमेंट है और वो कोर्स को लाना एनएमसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। तो कब तक आ जाना चाहिए, मतलब 2023 में? आई होप जल्दी से जल्दी आए। अब ये तो एनएमसी के ऊपर है वो कब तक वो कोर्स लाते हैं, पर उन्होंने 3 साल का टाइम इसीलिए रखा है मेरे ख्याल की उनको कोर्स प्रिपेयर करने का टाइम मिल जाए और फिर डॉक्टर्स को वो कोर्स लेने का टाइम मिल जाए। डॉक्टर सार्थक, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा। आपने एक वैलिड पॉइंट लाए कि जीपी की महत्वता हमारी सोसाइटी में, और मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जीपी की महत्वता खाली डिजिटल मीडिया में नहीं, इवन इन जनरल सोसाइटी फिज़िकल एग्जामिनेशन में भी जो आपके फैमिली फिजिशियन कह लीजिए, जीपी कह लीजिए, वो बहुत इमेंस है। He is the first point of contact and I am a strong believer कि he should remain the first point of contact for all emergencies and all ailments. तो मैं आपको ये रीट्रेट करना चाहूँगा कि डिजिटल हो या नॉन डिजिटल हो, फिजिकल हो, जीपी की महत्वता बहुत इंपॉर्टेंट। जी, कोर्स के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप काफ़ी काम किया है आपने इसमें, तो क्या वो जल्दी आ पाएगा या उसमें टाइम लगेगा? हम लोग अभी एक्चुअली मैं आने से पहले बात ही चल रही थी जब मैं यहाँ आया स्टूडियो में कि टेलीमेडिसिन सोसाइटी ऑफ इंडिया और हमारी एसोसिएशन मिलके एक शॉर्ट टर्म कोर्स डिज़ाइन कर रहे हैं, विच मे नॉट बी ऑफ कोर्स एनएमसी अप्रूव्ड, बट एक एक्चुअली काम चलाने के लिए एक कोर्स हम बहुत शीघ्र लॉन्च कर रहे हैं जो कि डॉक्टर्स को ये हेल्प करेगा टू यूज़ द टेलीमेडिसिन। विपिन शुक्ला जी, पूछिए। सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि टंडन सर ने जो इनिशिएटिव लिया है इतना अच्छा कि जो भी, मैं मुंबई में मेरी क्लिनिक है, यहाँ पे 4 to 5 किलोमीटर भी डिस्टेंस इन 1 डे पॉसिबल नहीं होता है कि ना हाफ एन आवर में पेशेंट पहुंच जाए और फिर उसके बाद वो पेशेंट दिखा के मुझे वापस अपने बैक टू द वर्क जा सके। तो इस इनिशिएटिव से सबसे अच्छा ये हुआ कि वो अपने कंफर्ट जोन में रह के ऑनलाइन कंसल्टेशन ले लेता है और विद इन 3 to 4 डेज उसे मेडिसिन मिल जाती है। सेकेंडरी, मेरे जो एक्सपीरियंस है, अब एक पेशेंट केरला में बैठा है, आसाम में है, कहीं पे है, वो मुझसे कनेक्ट होकर मेरे एक्सपीरियंस द्वारा वो ट्रीट हो जाता है और विदाउट एनी हेजिटेशन। एंड सेकेंडरी फॉरमोस्ट बहुत ही कम बजट में उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। एंड बीइंग अ होम्योपैथ, मैं यहाँ पे ये लिबर्टी लेना चाहूंगा कि काफी पेशेंट्स मोस्टली सब जगह से फेल होने के बाद मेरे पास आते हैं, तो ऑलरेडी मुझे सब चीजों का एग्जामिनेशन सब इन्वेस्टिगेशन हमारे पास होती है, तो उस अकॉर्डिंग मैं प्रिस्क्राइब करता हूँ। मैं यहाँ पे रूल आउट नहीं करूंगा कि फिजिकल एग्जामिनेशन भी जरूरी है, बट समटाइम्स पेशेंट हमारे पास जो आते हैं सब जगह से आइदर फेल या फिर नहीं ठीक हो पाते हैं, फिर आते हैं। तो एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि मिस्टर टंडन की एक डेटा क्रिएट हो रहा है, मतलब अगर हम डिजिटल में जाएं तो डिजिटल से डेटा बहुत रिलेटेड है, तो अगर लगातार लोग डिजिटल पे काम करेंगे और एक डेटा बैंक होगा, तो क्या आगे जाके आसान होता जाएगा ट्रीट करना या अलग अलग बीमारियों के बारे में जानना भी? बहुत बोथ वेज। हेल्थ केयर का नेक्स्ट बड़ा चेंज डेटा से ही आ रहा है, प्राइमरी हेल्थ केयर में खासकर, एंड वो इसलिए आ रहा है क्योंकि जो डेटा में पावर है, डेटा क्या है, ये एक नॉलेज का बैंक बन रहा है जिसमें अब हमारे जैसे प्लेटफॉर्म, इतने सारे जो प्लेटफॉर्म, और इंडिया में नहीं दुनिया भर में इस पे काम चल रहा है, वो क्या कर सकते हैं कि इस तरह के इतने सारे केसेस को इकट्ठे कंपेयर कर सकते हैं कि इस सिचुएशन में ये 4-5 तरह के डायग्नोसिस निकले, वो अलर्ट्स डॉक्टर के लिए रेडी होके आ जाएं कि क्या आपने ये चीज़ भी इसमें एग्जामिन करी कि नहीं करी, क्योंकि आपसे पहले लाखों डॉक्टर पेशेंट कॉन्वर्सेशंस में इस तरह की सिचुएशन में इस तरह की डायग्नोसिस हुई थी। तो ये पूरा स्पेक्ट्रम है, आपने ये सारी चीज़ें जांच कर ली हैं, तो डॉक्टर को असिस्ट करने के लिए ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और डेटा कहाँ से शुरू होता है? अभी
AI का जो काम चल रहा है वो क्या होता है कि डॉक्टर पेशेंट की जो इंटरेक्शन होती है उसको स्टडी करने के लिए शुरुआत है डेटा आता कैसे है। अभी का जो तरीका होता है, एक डॉक्टर सवाल पूछता है, पेशेंट जवाब देता है और डेटा वैसे, और थोड़ी जो डायग्नोसिस रिपोर्ट्स होती हैं, आगे चल के IoT डिवाइसेस, जो कनेक्टेड डिवाइसेस, ये वो डायरेक्ट डेटा भेजेंगे, रियल टाइम भेज रहे हैं, तो डेटा काफ़ी ज़्यादा आ रहा है एक सिस्टम के पास। और उस डेटा को लेके अब हमारे जो AI के बॉट्स बने हैं, वो डॉक्टर पेशेंट जो इन्फॉर्मेशन चाहिए एक डॉक्टर को डायग्नोसिस के लिए, वो सारी की चीज़ें अब मशीनें रेप्लिकेट करने लग गई हैं कि एक बेसिक इन्फॉर्मेशन, एक बेसिक केस डॉक्टर के पास आए जिसको लेके वो आगे के सवाल पूछ सके। सो आइडिया क्या है कि डॉक्टर का टाइम मैक्सिमम जाना चाहिए डायग्नोसिस एंड कंफर्ट एंड केयरिंग में। डॉक्टर नीतू हमारे साथ जुड़ी हैं। जी पूछिए डॉक्टर नीतू, आप पूछना चाहती हैं कुछ? My question is to Dr. Madan. Sir, we have seen huge scarcity of doctors who can handle ICUs, who can handle ventilators, and in this pandemic, we have seen doctors from untrained doctors also being called for duties in ICUs. So, what are we doing towards that? Because somebody who does not know how to run a ventilator, how to see what is happening, what alarm is getting, government अगर 200 ventilator भी खड़ा कर देगी, उसे चलाएगा कौन? And if Mr. Tandon is also, something which can be done remotely, where फिर DM critical care कितने हैं? Like, that kind of scarcity, and you leave a untrained doctor to handle the patients, like what has happened in COVID. Are we accepting it? वेरी वैलिड। डॉक्टर नीतू, आपका पॉइंट अगेन बहुत वैलिड पॉइंट है कि हाउ टू मैरी ह्यूमन रिसोर्सेज विद मटेरियल रिसोर्सेज। आपका एसेंशियल जो मुद्दा है वो ये है कि भाई हम ह्यूमन रिसोर्सेज को मटेरियल रिसोर्सेज के साथ कैसे मैचअप करें। इसमें भी डिजिटल टेक्नोलॉजी का थोड़ा बहुत रोल है, दो आई वुड से कि क्रिटिकल केयर मेडिसिन में एज सच नहीं है। क्रिटिकल केयर मेडिसिन में अभी भी फिजिकल प्रेजेंस ऑफ अ डॉक्टर, फिजिकल प्रेजेंस ऑफ अ ट्रेन्ड डॉक्टर अकॉर्डिंग टू यू इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। बट हाँ, ये है कि आपने क्रिटिकल केयर में सपोज़ आपके 6 पेशेंट्स या 8 पेशेंट्स वेंटिलेटर पे हैं, आपने सुबह के राउंड में सबको देख लिया, स्टेबिलिटी एस्टैब्लिश कर ली, उसके बाद एक कंटिन्यूम ऑफ केयर देना है। कंटिन्यूम ऑफ केयर में डिजिटल टेक्नोलॉजी कैन हेल्प अस कि डॉक्टर जो है वो एक वर्क स्टेशन पे बैठ के ही कैन गाइड, ही कैन मॉनिटर। बट रही बात कि एक इंडिविजुअल केस में कॉम्प्लिकेशन होने पे क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा ग्रे एरियाज़ हैं। तो मैं इसलिए इसमें इससे ज़्यादा ओवरस्टेप नहीं करूँगा और ये नहीं कहूँगा कि अभी डिजिटल टेक्नोलॉजी सब चीज़ों के लिए रेडी है। इसमें पैंडेमिक के टाइम ये पॉइंट बहुत ही क्लियरली अपेरेंट होके आया कि मशीन रिसोर्सेज तो हम क्विकली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये ह्यूमन रिसोर्स के लिए इन्वेस्टमेंट पहले से होनी ज़रूरी है, क्योंकि ये ओवरनाइट नहीं डेवलप होते, ये ट्रेंड क्योंकि ये हाई स्किल वाली रिक्वायरमेंट्स है। लेकिन जहाँ पे टेक्नोलॉजी ने थोड़ा बहुत सपोर्ट करा इस टाइम पे, और मैं जानता हूँ कई क्रिटिकल केयर सीनियर डॉक्टर्स जो कि एक साथ 4-5 हॉस्पिटल्स में गाइड कर रहे थे कि अब वहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है और पेशेंट आ गए हैं, मैनेज तो करना ही है। तो अब वो मैनेज करने में अगर थ्रू टेक्नोलॉजी यू कैन अपने जितना भी टाइम इधर से बचता है या एक्टिव केस नहीं है तो और कोई एक्टिव केस डिजिटली हैंडल कर लिया, तो वो सपोर्ट दिया जा सकता है। वो सोल्यूशन नहीं है वो, लेकिन वो सोल्यूशन इन चीज़ों ह्यूमन रिसोर्स के लिए स्किल डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट में हमने बहुत डिले कर दिया, वो तो करना पड़ेगा, उसका अल्टरनेटिव नहीं मिलेगा, स्पेशली क्रिटिकल केयर जैसे। तो ये बात बिल्कुल निकल के आई कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, लेकिन थोड़ा कंजर्वेटिव होने की ज़रूरत है और ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्टमेंट करने की बहुत तेज़ी से ज़रूरत है। तो और जिसमें हम कर रहे हैं, हमारी कोशिश है कि ये सब जल्दी होगा। नई गाइडलाइंस जो बननी है, जो बात निकल के आई डिस्कशन में, वो भी गाइडलाइंस जल्दी बनेंगी। तो ये एक महत्वपूर्ण इस चर्चा का ये पहलू रहा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जूम पर जो मेरे साथ डॉक्टर जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह का एक अलग और नया सब्जेक्ट लेकर हम अगली बार फिर से हाजिर होंगे इस अपने डॉक्टरप्रेन्योर शो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।